welcome to Vani Sir's YouTube channel. Today we are going to start a new unit called probability. ये जो हमारा नया यूनिट है ना प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप नाइन्थ से पढ़ के आ रहे हो प्रोबेबिलिटी को। नाइन्थ में आपने कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, फिर आपने टेंथ में क्लासिकल अप्रोच पढ़ा। यहाँ पे हमें 11th में एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। हम वहाँ पे जब हम उस टॉपिक पे आएंगे, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच को आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्लासिकल अप्रोच को क्यों छोड़ा हम लोगों ने, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो क्या थी। तो अभी हम आज ये पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, व्हाई वी नीड प्रोबेबिलिटी, वायर डू वी नीड प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते ही क्यों हैं। चलो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हमने पढ़ना क्यों है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स। टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी। आप सब लोग ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज करते होंगे अपनी रियल लाइफ में, जैसे probably, chances are that, there are low chances that it may rain today। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। sun rises in the east, sun rises in the east। ये एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है जो रोज होती है, जो रिपीट होती है। लेकिन सन ईस्ट की ओर से राइज करेगा, क्या हम कभी कहते हैं कि हो सकता है कि कल सन ईस्ट की ओर से राइज होगा? नहीं, हम कहते हैं कि कल सन ईस्ट की ओर से राइज करेगा। हर रोज वहीं से राइज होता है, कल भी होगा, परसों भी होगा। तो ये जो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे हम सर्टन है कि कल जो आपका सन है ना, सूरज जो है ना, वो कहाँ से राइज होगा, ये इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप सर्टन हो, 100% कॉन्फिडेंट हो कि सन ईस्ट से ही राइज होगा। तो ये होगा, ये हमारी एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ऑन एडिंग 7 with 4। जब आप ये काम करोगे, क्या काम? 7 को आप 4 से ऐड करोगे, वहां आपको आउटकम क्या मिलेगा, वहां आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या आप कभी कहते हो कि जब हम 7 को 4 से ऐड करेंगे तो शायद 11 आ सकता है, शायद मे बी रिजल्ट आएगा 11? नहीं, आप कहते हो कि जब हम 7 को 4 से ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 7। यहां पे भी आप कॉन्फिडेंट हो इसके रिजल्ट के अबाउट। जब आप ये एक्टिविटी, ये काम करोगे तो यहां इस काम को करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट के बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि यही रिजल्ट निकल के आएगा। जब हम 7 को ऐड करते हैं 4 के साथ तो व्हाट वी गेट एन 11, सॉरी नॉट 10, 11। आपने बात समझे? तो और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग 2 with 4। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। क्या आप कभी कहते हो कि शायद 7 आ सकता है, शायद 8 आ सकता है, कि चांसेस है कि 8 निकलेंगे? नहीं, हाँ, हम बोलते हैं जब हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा। इसका ये वाला काम करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट 8 मिलेगा। दैट इज, मैंने जो ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे, इन 3 एग्जाम्पल्स, ये जो 3 एक्चुअली एक्टिविटीज है, प्रोसेसेस है, ये 3 वर्कर्स है। जब हम इन कामों को करेंगे या इन दीज प्रोसेसेस को करने से पहले, इन एक्टिविटीज को करने से पहले, हम पहले ही ये बता पाएंगे कि इन प्रोसेसेस, इन एक्टिविटीज को जब हम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 100% कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो हमारी ये एक्टिविटीज है ना, दीज आर कॉल्ड सर्टन और श्योर और डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटीज।
इन एक्टिविटीज को क्या हम लोग कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज या सर्टेन एक्टिविटीज या श्योर एक्टिविटीज। क्यों? इन एक्टिविटीज को करने से पहले ही हम ये कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। कितनी कॉन्फिडेंस के साथ? 100% कॉन्फिडेंस के साथ। हम कभी गलत नहीं हो सकते कि जब 7 को 4 के साथ हम लोग ऐड करेंगे, हम पहले ही बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा विथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ। दैट्स 11 आएगा। तो अगर आपसे कल कोई पूछेगा कि सन किस ओर से राइज करेगा, आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि वो ईस्ट से ही राइज करेगा। ऐसे ही जब आप 2 को 4 के साथ मल्टीपल करते हो, इस 2 को 4 के साथ मल्टीपल करने से पहले ही हम ये लोग ये कह सकते हैं कि 8 ही आएगा, 8 ही आएगा और किसी चीज के आने के चांसेस नहीं है। आपने बात समझ में? तो इन एक्टिविटीज का रिजल्ट हम पहले से ही 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज और सर्टेन एक्टिविटीज और श्योर एक्टिविटीज। आपने बात समझ में? तो लेकिन ऐसी एक्टिविटीज के लिए प्रोबेबिलिटी का कोई काम ही नहीं, प्रोबेबिलिटी की कोई नीड ही नहीं है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं। तो पहले आप मुझे बताओ, जब आप स्कूल के लिए जाते हो, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, जब आप किसी शॉप पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, क्या आप रोज अम्ब्रेला अपने साथ लेते हो? हाँ, क्या आप रोज अम्ब्रेला अपने साथ लेते हो? नहीं ना, सबको पता है अम्ब्रेला हम लोग साथ रोज नहीं लेते हैं, हम किसी दिन रोज अम्ब्रेला साथ। अब यहां पे क्वेश्चन है किस दिन अम्ब्रेला को हम साथ लेते हैं। जैसे किसी दिन थोड़े बादल आपने देखे आसमान में, थोड़े हवाई चलने लगी, तो आप कहते हो खुद से ही आज बारिश के होने के चांसेस है, आज अम्ब्रेला लेना साथ जरूरी है। अगर बारिश हुई तो मेरे साथ अम्ब्रेला ना हुआ तो मैं भीग सकता हूं। आज ना बात समझ? आपका जो स्कूल बैग होगा, अगर आपने अम्ब्रेला साथ नहीं लिया हो, फिर बारिश हुई तो आप क्या करोगे? आपकी बुक्स भीग जाएंगी। अरे ना बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये जो काम है, कौन सा काम? अम्ब्रेला साथ लेने का काम, ये हम बार बार नहीं करते हैं। और हम ये एग्जैक्टली नहीं क्या करते हैं, यहां पे मेन जो प्रोसेस एक्टिविटी है कि बारिश डेली नहीं होती है। हम क्या आप कभी कहते हो कि आज बारिश होगी, जरूर होगी, 12 बजे बारिश होगी, 2 बजे बारिश होगी? नहीं, आप क्या कहते हो कि लगता है आज बारिश हो सकती है, लगता है आज बारिश हो सकती है। देयर आर चांसेस इट मे रेन टुडे, देयर आर चांसेस इट मे रेन टुडे, देयर आर चांसेस इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। अगर हमें लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है तो इस दिन हम छतरी साथ लेना भूलिएगा मत। आने बस में। लेकिन ये जो काम है ना, ये जो एक्टिविटी है, यहां पे आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते हो कि आज बारिश होगी। हम कह सकते हैं लगता है आज बारिश हो सकती है। आने बात समझ में? ओके। तो आज आपको पता है कोविड चल रहा है, कोविड ने हम मार लिया लोगों को। अब मैं ये कह सकता हूं देयर आर हाई चांसेस दैट कोविड पीक में स्लो डाउन इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि जुलाई के महीने में जो कोविड है, इसके जो पीक है, इसकी जो रेट है वो कम हो जाएगी, लगता है। लेकिन कोई श्योरिटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि मंथ ऑफ जुलाई में कोविड ज्यादा तेज होगा या कम होगा। आपने बात समझ में? तो ये भी जो है ना, ये चीज, इस चीज के बारे में क्या हम लोग 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? नहीं। देयर आर हाई चांसेस that COVID-19 may slow down in the month of July. Guys, are you getting me? ये जो 2 एग्जाम्पल्स अभी तक मैंने ली, इनके होने या न होने के कितने चांसेस है? 100% नहीं कह सकते हम लोग। हम कह सकते हैं आज 70% होने के चांस है, 30% होने के चांस है। यही तो यहां पे हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज होगी या नहीं। इस वाले के बारे में हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज होगी या नहीं। हम ये कह सकते हैं लगता है कि ये होगा। आ रही ना बस में? या आप ऐसी एग्जाम्पल बता सकते हो, देयर आर रेयर चांसेस that remaining matches of IPL 2021 will be played.
बहुत कम चांसेस है कि जो आईपीएल 2021 है उसके जो बाकी मैचेस रह गए जो उन्होंने नहीं खेले उनके होने के, उनके खेलने के बहुत कम चांसेस है। या आप कह सकते हो जो आईपीएल T20 क्रिकेट, आईपीएल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2021 में, वो इंडिया में होने जा रहा है। आप कह सकते हो ये कि T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है उसके होने के चांसेस, इंडिया में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके बारे में हम पहले से ही, उनके रिजल्ट के बारे में हम पहले से ही 100% कॉन्फिडेंट ना हो कि क्या होगा, क्या वो होगा, होगी या नहीं होगा। अगर हम ये चीज़ करेंगे, इस चीज़ के करने से जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये होगा, ये होगा, हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ अगर ना बोल पाए तो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? रैंडम इवेंट्स। क्या बोलते हैं? रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। गाइस, आर यू गेटिंग मी? तो मैंने टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए। ये एग्जांपल ऐसी है जिनके करने से आप पहले से ही ये बता सकते हो कि 100% श्योरिटी के साथ कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज करने से आप पहले से ही 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि रिजल्ट क्या होगा। हाँ, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा होगा, ऐसा। तो जिनमें हम 100% श्योरिटी के साथ पहले ही प्रेडिक्ट ना कर पाए उनका रिजल्ट, आउटकम, उनको हम रैंडम इवेंट्स और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स कहते हैं। तो इन्हीं रैंडम इवेंट्स और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के साथ जब हम लोग डील करते हैं तो वहां पे हमें क्या लगती है? प्रोबेबिलिटी की जरूरत। आज ना बात समझ में आए? तो अब मैं ये कहूंगा आपको, व्हाई वी नीड प्रोबेबिलिटी नाउ टू प्रेडिक्ट ये जो हमारे रैंडम इवेंट्स, रैंडम एक्टिविटीज है, इनके जो पॉसिबल रिजल्ट्स है, आउटकम्स है, उनके बारे में पहले से ही बताना कि इनके होने के चांसेस कितने हैं, इतने हैं, उतने हैं, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। आई होप इतना अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी? ये जो हमारे पास रैंडम एक्टिविटीज, रैंडम इवेंट्स है, इनके होने या ना होने के कितने चांसेस है वो पहले से ही हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। और इन बात में जहां पे आपके सर्टेन इवेंट्स है, डिटरमिनिस्टिक इवेंट्स हैं, इसके बारे में पहले से ही हमें पता होता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, हम ये पहले ही 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं है। प्रोबेबिलिटी का यूज हम लोग कहां पे कर रहे हैं? जब हम रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स की बात करते हैं। Pause the video to note it down. I hope आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। जब हम रैंडम एक्टिविटीज या रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगते हैं और इन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को कुछ नंबर्स असाइन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और अनसर्टेन इवेंट्स और रैंडम इवेंट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगते हैं और इन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को कुछ नंबर्स असाइन करते हैं, रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलो मैं थोड़ी सी डिफिनेशन लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी, प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ, अभी आपने देखा रैंडम, रैंडम का ही दूसरा नाम क्या है? और अनप्रेडिक्टेबल। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज। ओके, अब इतनी डिफिनेशन काफी है। प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज। ओके, तो अब हम आगे करेंगे बात स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी की। जो आपकी स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, स्केल का दूसरा नाम आप लोग कह सकते हो मेजर भी। स्केल और मेजर, जैसे आप कपड़ा में नापते हो, कपड़ा किससे नापते हो? सेंटीमीटर्स, मीटर्स, ऐसे है ना। तो ये स्केल और मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्केल और मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 to 1, is from 0 to 1.
जो प्रोबेबिलिटी की स्केल है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। थोड़ा सा मैं समझाता हूं, इस चीज को हमें आगे इन डिटेल पढ़ना है, यहां थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताता हूं। जो प्रोबेबिलिटी की स्केल है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। इतना क्लियर है? देखो 0 से लेकर 1 तक क्या होने का मतलब है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि सन नॉर्थ से राइज करेगा, इसके कितने चांसेस है, आप क्या बोलोगे? 0%। द चांसेस दैट सन में राइज फ्रॉम द नॉर्थ इज 0%। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि सन नॉर्थ से राइज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। 0% को यहां पे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी इज 0। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, एक जो आपका सिक्का होता है नॉर्मल, उसके एक साइड में होता है हेड, दूसरी साइड में टेल। अगर मैं एक सिक्का उछालूं, ये हवा में है, नीचे गिरने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि सेब कितने निकलने के चांसेस है। मैंने तो ऊपर क्या उछाली, कॉइन, तो नीचे क्या है, मैं कह रहा हूं आपसे कितने चांसेस है कि नीचे जो आएगा वो सेब, एप्पल आना चाहिए। ऑब्वियस है यहाँ पे इसके होने के चांसेस कितने हैं एप्पल निकलने के, किस केस में, जब हम एक कॉइन को टॉस करें 0% चांसेस आती है। सो 0% को मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी while tossing a coin, probability of getting an apple is 0। तो जहां पे किसी चीज के 0% होने के चांसेस हो, उस चीज को हम कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। आ रही ना बात समझ में? ओके। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि सन ईस्ट से राइज करेगा, इसके कितने चांसेस है, आप क्या कहोगे? हर रोज तो ईस्ट से ही राइज करता है, तो इसके 100% चांसेस है। सन ईस्ट से राइज करेगा, इसके कितने चांसेस है? इसके 100% चांसेस है। लेकिन अगर यही चीज हम प्रोबेबिलिटी में बात करें तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सन will rise from the east, probability that sun rises from the east is 1। 100% को प्रोबेबिलिटी में क्या कहा जाता है? 1। probability that sun rises from the east is 1, but there are 100% chances that sun will rise from east। तो यही चीज अगर आपसे कोई पूछे कितने चांसेस है कि सन नॉर्थ से राइज करेगा, आप कहते हो 0%। लेकिन इसी चीज को अगर हम प्रोबेबिलिटी में कहेंगे, हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी दैट सन में विल राइज फ्रॉम नॉर्थ इज 0। आई ना बात समझ में? इतना 0 और 1। अच्छा, बीच में यहां मैं आऊंगा अभी। अगर एक कॉइन, सिंपल सी नॉर्मल कॉइन को हम उछालेंगे, अब कितने चांसेस है जो ऊपर वाला फेस, जब कॉइन नीचे गिरेगी ना जमीन पे, तो नीचे जब गिरेगी तो कोई दो फेसेस में से एक फेस ऊपर की ओर आएगा। अगर अब आपसे कोई पूछे कितने चांसेस है जो ऊपर वाला फेस होगा वो हेड होगा, आपका आंसर क्या आएगा? पहले ही सोचते हैं, ऊपर कॉइन लगाई तो अब कितने चांसेस है हेड निकलने के, कितने चांसेस है टेल निकलने का, मतलब यहाँ पे कौन सा फेस ऊपर की ओर आएगा, कितने चांसेस है कि हेड फेस ऊपर की ओर आएगा, कितने चांसेस है टेल फेस ऊपर की। जितने चांसेस हेड के आने के हैं उतने ही चांसेस टेल के। तो हम यहां पे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन इज, नहीं अभी मैं प्रोबेबिलिटी में बात नहीं करूंगा, कितने चांसेस है कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, उछालूंगा, कितने चांसेस है हेड आएगा, मैं कहूंगा 50%। कितने चांसेस है? 50%। बिकॉज हेड आने के जितने चांसेस है उतने ही चांसेस टेल आने के हैं। अब मैं इस चीज को अगर प्रोबेबिलिटी में बता दूं, मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन वंस इज 1/2। तो 100% को प्रोबेबिलिटी में क्या कहा जाता है? 1। तो 50% कितना बनेगा? 101/2, 1 का हाफ, डेट्स 1/2। आई होप इतना आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि जो हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं, मेजर किस में हम करते हैं? 0 से लेके 1 तक, और इन बिटवीन 0 and 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी और एनी एक्सपेरिमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं आ सकती, दैट्स नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं। जैसे आप कभी कहते हो कि इस चीज के होने के कितने चांसेस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप कहते हो मैक्सिमम चांसेस है 100% आने के।
आप जब कल 11th का एग्जाम दोगे फाइनल एग्जाम 11th का, तो आपके कितनी परसेंटेज आने की चांसेस है? मैक्सिमम 100%, मिनिमम 0%। किसी की परसेंटेज माइनस नहीं आ सकती, किसी की परसेंटेज 101% या 102 या 110% नहीं आ सकती। ये एक स्केल है आपके मार्क्स की परसेंटेज के लिए। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, या तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 0 होगी या इन बिटवीन 0 एंड 1 होगी। आई होप स्केल और मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए और आप प्रोबेबिलिटी को अपनी रियल लाइफ या किसी और फील्ड में यूज़ करने के लिए इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को जानना ज़रूरी है। क्या कह रहा हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को जानना ज़रूरी है, तभी आप प्रोबेबिलिटी को किसी भी फील्ड में यूज़ कर पाओगे। एंड द फर्स्ट, ये टर्म्स कौन है? एक है आपको पढ़ना एक्सपेरिमेंट क्या होती है, दूसरा आपको पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटकम क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स को। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, तभी हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म इज एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? आंसर दोगे? एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? सर एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता है, सिंपली एक एक्टिविटी होती है, एक काम होता है, एक प्रोसेस होती है जो क्या करती है? ऐसी एक्टिविटी जो आउटकम्स को, जो रिजल्ट्स को जनरेट करती है। एक्टिविटी दैट जनरेट्स आउटकम्स। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम जो आउटकम्स को जनरेट करता हो, उसे हम सिंपली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, आपने एक कॉइन को टॉस किया, उछाला, ये एक एक्सपेरिमेंट है। आज ने बात विकास, जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो इसके कुछ रिजल्ट्स होंगे। क्या रिजल्ट है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो इट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो और एक एग्जांपल मैं देता हूं, एडिंग 4 with 3। आप क्या करोगे? एक काम करोगे, एक एक्टिविटी करोगे, 4 का 3 से ऐड करोगे। तो जब आप 4 को 3 से ऐड करोगे तो यहां पे भी आपका आउटकम, एक रिजल्ट आएगा, तो इसे भी हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। चलो एक्सपेरिमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक्चुअली हमें एक्सपेरिमेंट को पढ़ना ही नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में किस चीज़ को पढ़ना है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। किस चीज़ को? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बिकॉज जब मैंने अभी प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में बात की कि प्रोबेबिलिटी को हम क्यों पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारे कहाँ पे ज़रूरत है, प्रोबेबिलिटी हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जब हम रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स के साथ डील करते हो, इसलिए हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को समझना ज़रूरी है। तो अब आपके दिमाग में ये डिफ्रेंशिएट हो कि एक एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे और एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे। इसलिए मैंने पहले एक्सपेरिमेंट बताया किसे कहते हैं, अब समझाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। चलो मैं थोड़ा सा पहले कुछ बताता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट की डिफिनेशन लिखने से पहले। एक एक्सपेरिमेंट को हम तब बोलते हैं दैट एक्सपेरिमेंट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट जब उस एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा आउटकम्स हो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी एक्सपेरिमेंट टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज that experiment should have at least 2 outcomes। जब आप किसी काम को करोगे, जब आप एक एक्टिविटी करोगे, इस एक्टिविटी करने से अगर इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, वो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। दैट मीन्स अगर 2 से कम इसके पॉसिबल रिजल्ट्स आ गए, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। सो पहली कंडीशन क्या है? एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए उसके जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, वो कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। आई ना फर्स्ट कंडीशन? ओके। दूसरी कंडीशन ये है,
जब आप इस काम को करोगे, जब आप इस काम को करोगे, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, इस एक्सपेरिमेंट के करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है। आर यू पीपल गेटिंग मी? जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को करोगे या उसके करने से पहले ही आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है, कितने इसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है, कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ओके, तो एंड द थर्ड कंडीशन इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट को हम तब कहते हैं दैट्स ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब आपको ये पता हो कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट निकल के आ सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस टाइम क्या आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एक कॉइन उछाली, ओके, आपने एक कॉइन उछाली, तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल, तो कितने, 2। मैंने क्या बोला अभी, एक एक्सपेरिमेंट को, रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कितने होने चाहिए, उसके जो नंबर ऑफ आउटकम्स होने चाहिए वो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। तो कॉइन टॉस करने पे फर्स्ट कंडीशन इज होल्ड। ओके, तो सेकेंड कंडीशन क्या है, जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे, आपके हाथ में यहां पे कॉइन है, अभी आपने इसे टॉस नहीं किया, आप खुद से बात कर रहे हो, जब मैं इस कॉइन को टॉस करूंगा, जब मैं इस कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या मैं बता पाऊंगा पहले ही कि क्या क्या आउटकम आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है। ऑब्वियसली जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो हम बोलते हैं या तो ऊपर वाला जो फेस आएगा, जो फेस ऊपर की ओर होगा, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हम पहले ही बता सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या आउटकम बन सकता है। लेकिन जब आपने कॉइन एक्चुअली टॉस की, क्या आप ये बता पाओगे कि एग्जैक्टली इस केस में, इस टाइम में हेड ऊपर की ओर आएगा या टेल? नहीं, ये नहीं बता पाएंगे। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आ रहे हैं बात में? अगर हम एडिंग 4 विथ 3 को, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे कि नहीं? पहले ही जब हम 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे हैं? एक ही, क्या? 7। तो फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड। यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं एडिंग 4 विथ 3 इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप आप आर यू गेटिंग मी? एडिंग 4 विथ 3, ये फर्स्ट कंडीशन वायलेट कर रही है। कौन सी कंडीशन? कि इसका एक ही पॉसिबल आउटकम है। दूसरी चीज क्या है? हाँ, 4 को जब हम 3 के साथ ऐड कर सकते हैं तो ये हमें पहले ही पता है कि क्या आएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन भी वायलेट हो रही है, जब हम 4 के साथ को 3 के साथ ऐड करेंगे हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या आएगा, एग्जैक्टली 100% श्योरिटी के साथ। तो इट इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, तो अभी मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज मोर देन वन आउटकम्स। एक एक्सपेरिमेंट को हम तब बोलेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है जब इसके जो आउटकम्स है, जो पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे निकल के, वो एक से ज्यादा होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? ऑल द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। जब आप इस काम को, किसी एक्सपेरिमेंट को करोगे तो इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा, कौन कौन सा आउटकम आ सकता है, सारे आउटकम्स आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज आएगी। ओके, तो थर्ड इज एंड द इंपॉर्टेंट वन, बट एक्चुअल रिजल्ट इन ए पर्टिकुलर केस इज नॉट नोन इन एडवांस। लेकिन जब आप उस एक्सपेरिमेंट को करोगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा, एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा। एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ही बार में सारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जब आप उस एक्सपेरिमेंट को एक बार में करोगे, एक पर्टिकुलर केस में करोगे, तो इस टाइम आप पहले से नहीं बता पाओगे 100% श्योरिटी के साथ कि इस टाइम ये चीज आएगा, इस टाइम ये वाला आउटकम आएगा। तो ये 3 कंडीशंस नेसेसरी है, जरूरी है एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाने के लिए। आई ना बात में? और अब मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ चीजें। जब भी मैं अब प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक, इस यूनिट में कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट नाम लूंगा, जब भी मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंट से समझ लेना रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस प्रोबेबिलिटी यूनिट में मैं
कभी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को छोड़ के किसी एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करूंगा। जब मैं यूजुअली बोलूंगा दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप समझ लेना कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट की। चलो कुछ एग्जांपल्स यहां देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। क्या जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? देखो, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है? जब हम एक कॉइन को टॉस करें तो कितने रिजल्ट्स है? हेड आएगा, टेल आएगा, तो कम से कम 2 रिजल्ट्स है ना, एक से ज्यादा, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ऑल द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एंड। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे क्या आप पहले ही बता पाओगे कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या, ये नहीं कि क्या इस टाइम आएगा, हाँ आप बता पाओगे। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल, तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन, बट एक्चुअल रिजल्ट, जब मेरे हाथ में ऐसे एक कॉइन है, मैंने अब इसको टॉस किया, ये हवा में है, अब नीचे गिरने वाली है, क्या मैं इतने टाइम में बता सकता हूं एग्जैक्टली कि इस केस में हेड आएगा? अगर आपको ये पता हो ना तो फिर आप मैच में जो कैप्टन वो टॉस के लिए खुद से ही जाना, क्या, क्योंकि आप एवरी टाइम टॉस जीतोगे। लेकिन हम ये इंसान के बस की बात नहीं है, हम लोग ये एक्चुअली नहीं बता पा रहे हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक्चुअल में क्या है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, डिवाइडिंग 4 विथ 2। जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक काम है ना, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है ये, लेकिन अब हमें बताना कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। पहले ही कंडीशन वायलेट हो रही है। कौन सी कंडीशन? कि जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहां हमारा एक ही रिजल्ट मिलेगा। कितने रिजल्ट्स आने चाहिए? कम से कम एक से ज्यादा, दैट्स 2 3 4 5। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो फिर 2 कंडीशंस की बात ही नहीं। तो अभी हम कहेंगे रोलिंग ऑफ ए डाइस, रोलिंग ऑफ ए डाइस। क्या आपको पता है डाइस किसे कहते हैं? ये क्यूब शेप्ड होती है। क्या होती है? क्यूब शेप्ड। इसके 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस? 6 फेसेस होती हैं। इसके हर किसी फेस पे डॉट्स डाले जाते हैं, हर किसी 6 के 6 फेस पे डॉट्स डाले जाते हैं। लेकिन एक फेस पे एक डॉट डाला जाता है, नेक्स्ट और एक फेस पे 2 डॉट्स डाले जाते हैं, और एक फेस पे 3 डॉट्स डाले जाते हैं। जैसे ऐसे होता है कुछ इस तरह से। मैं अब थोड़ा सा समझाता हूं। सपोज डाइस होता है 6 फेस क्यूब शेप। जैसे इसके एक फेस पे ऐसे एक डॉट बना होता है, और एक फेस पे ऐसे 2 डॉट्स होते हैं, और एक किसी फेस पे ऐसे 3 डॉट्स होते हैं। तो और एक फेस पे कितने डॉट्स होते हैं? 4। तो ऐसे और एक फेस पे 5 डॉट्स है, और लास्ट फेस पे कितने होते हैं? 6 डॉट्स। जब हम इस डाइस को रोल करते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं या ऊपर की ओर टॉस करते हैं, तो जब ये नीचे गिरती है हम किस चीज को मानते हैं कि वो आउटकम है? इस केस में ये रिजल्ट आया, जो फेस ऊपर आएगा उसे माना जाता है इट इज एन आउटकम। किस केस में? जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, डाइस को टॉस करते हैं। तो जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? कौन कौन सा फेस ऊपर आ सकता है? एक डॉट वाला फेस भी आ सकता है, 2 डॉट वाला, 3 डॉट, 4 5 6। तो इसके भी कितने आउटकम्स हैं? 6 फेसेस में कोई एक फेस ऊपर की ओर आ सकता है, तो इसके एक से ज्यादा आउटकम्स है। और जब हम इस डाइस को रोल करेंगे पहले ही हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा फेस ऊपर की ओर आ सकता है। हम कहते हैं कि 6 फेसेस में से कोई एक फेस। ओके, लास्ट वन, जब हम लेकिन डाइस को रोल करेंगे ना, तो यहां पे भी हम एक्चुअली ये नहीं बता पाएंगे कि इस केस में ये वाला फेस ऊपर की ओर आएगा। तो रोलिंग ऑफ ए डाइस इज आल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और अगर समझ में आया हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट।